बहुत सारे अंदाजे आपको सोशल मीडिया से भी लग जाएंगे अगर ध्यान से देखेंगे। जो कल सुबह वोटिंग शुरू होने से पहले तक चूजे उत्पात मचाए थे कि चील का शिकार करेंगे, चीर फाड़ डालेंगे, उनके सुर कल रात होते होते बदल गए। सुर बदले हुए हैं, नहीं जी हम तो पार्टी के बहुत पुराने वफादार हैं, नाराजगी है भी तो बस ये है कि अपनी बात पहुंचानी थी, पार्टी थोड़ी ना हारेगी, प्रधानमंत्री थोड़ी बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा, चाहेंगे तो जीत, सीटें तो हमें उतनी ही देनी है और मोदी को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है। कहीं अहंकार का बहाना ढूंढा जा रहा है, कहीं कुछ ढूंढा जा रहा है, कहीं कुछ। सुर बदल चुके हैं और अभी जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो दूसरे चरण के मतदान में बिल्कुल बदल जाएंगे। तीसरा चरण का मतदान जब तक आएगा तब तक ये जो विरोध फलाना ढिमका वाले मुद्दे हैं ये हवा में विलीन हो चुके होंगे, इनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। ये है सच। और ये मुद्दे क्यों विलीन हो जाएंगे? क्योंकि इफेक्ट कितना हुआ पहले चरण में देख लिया। चर्चा हुई लेकिन पर्चे पर कोई इफेक्ट नहीं गया। क्या सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे रोटी दे देते हैं, कूट पिटाई जरूरी नहीं है, अपना ही है, वापस आ गया स्वागत है और उम्मीद है आगे समझदारी दिखाएगा। और वैसे भी अब तो कह ही रहे हैं जी हम तो जन्म से पूर्व जन्म से जानते थे आएगा मोदी ही। राम राम। जो उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें थी उन पर बात करनी है अब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसर पर। दुनिया में हर बाप का एक अरमान होता है कि वो जब तक अपने काम से निवृत्त हो, सेवानिवृत्त हो, दो चीज़ें उसकी हो जाएं। पहला बेटा सेटल हो जाए और दूसरा उसकी जो सेवानिवृत्ति है वो प्रमोशन के साथ थोड़ी सम्मानजनक हो जाए। अभी जैसे कोई सिपाही है तो सोचता है कि प्रमोशन होके हेड कांस्टेबल बन जाऊं और बेटा पुलिस में भर्ती हो जाए, रिटायरमेंट भी बढ़िया हो गया और बेटा भी सेटल हो गया। तो राजनीति में भी बाप तो बाप होता है, अब राजनेता हो या पुलिस का कांस्टेबल, फर्क तो है नहीं। तो ये जो धृतराष्ट्र सिंह को बेटे को सेटल करने की जिद थी उसने ये सारा बखेड़ा खड़ा किया। पीछे और भी कारण थे लेकिन मूल जो बखेड़ा उत्तर प्रदेश में हुआ वो वहां से हुआ। बेटे की टिकट का बड़ा अरमान, टिकट मिला नहीं तो दर्द उभर आया और चेलों ने ये बवाल थोड़े बहुत कर दिए। इलेक्शन पे इफेक्ट इसका कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं। अब कहने को तो युधिष्ठिर भी बेटा ही था, योगी भी अपना ही है, लेकिन बेटे तो नहीं है, बेटा बेटा होता है। तो चलो भैया बाप बेटे के झंझट से अब मुक्त हो गए हैं क्योंकि दूसरे चरण में और दूसरे चरण की तीसरे चरण की सीटों का तो बता ही चुका हूँ पहले। तब उससे आगे चलते हैं अवध की तरफ, बुंदेलखंड की तरफ। जहाँ तक हम पहुँचे थे ना वहाँ से आगे की पहली सीट जो पड़ेगी आपकी वो पड़ेगी अकबरपुर। अकबरपुर से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं राजा राम पाल। मजबूत नेता हैं जमीन पर और अपना खुद का एक वजूद रखते हैं। और सामने हैं देवेंद्र सिंह भोले और भोले सिंह हैं ये भी मजबूत, तो टक्कर बढ़िया है। लेकिन राजा राम पाल के साथ दिक्कत ये है कि जो वोटों का गर्त है वो 30-32% से ऊपर जाता नहीं है। अगर उनका सारा वोट भी हम कैलकुलेट करें तो 30-32% से ऊपर क्रॉस नहीं होता वर्तमान में। तो ऐसी स्थिति में जो अपने देवेंद्र सिंह जी हैं उनकी जीत अकबरपुर से सुनिश्चित है। इसके बाद जो बुंदेलखंड की तरफ आप चलते हैं तो जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, ये जो सीटें हैं यहाँ पे स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी लड़ाई में है नहीं। यहाँ बसपा भी अपना अच्छा असर रखती है और कुछ मामलों में तो दूसरे नंबर का असर सपा को पीछे धकेल देती है। और इन पांचों सीटों की अगर मैं बात करूं बुंदेलखंड में तो कहीं कोई चुनौती जैसी चीज़ आपको दिखेगी। ये पांचों सीटें जो हैं वो एक तरफा भाजपा के खाते में जुड़ जाएंगी। इन पर ना ज़्यादा डिटेल में हमें बात करने की है। यहाँ इतना परसेंट वोट, इतना परसेंट ये, इस प्रत्याशी का ये हिस्ट्री यही यहाँ है ही नहीं। आप ये मान के चलिए यहाँ इलेक्शन की औपचारिकता है, वोट पड़ा, काउंट हुआ, बीजेपी जीत गई, खत्म। इसके आगे जिस सीट की बात करते हैं वो कौशाम्बी। ये सीट फंसी हुई है और बहुत विकराल फंसी है। माफिया का प्रभाव क्षेत्र है यहाँ पे और अच्छा खासा वोट गणित भी बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है क्योंकि एक ही जाति का वर्चस्व ना हो के टुकड़ों में जातियों के अच्छे खासे वोट पे बहुत करीबी, बहुत कांटे की यहाँ पे
टक्कर होने जा रही है कौशाम्बी में। और ये सीट किधर जाएगी ये तो 4 तारीख को, दुनिया का कोई सर्वे बताने नहीं जा रहा आपको, ये 4 तारीख को ही तय होगा। हाँ, यहाँ बीजेपी हार रही है और ना ही जीत रही है, पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। फूलपुर में भाजपा सपा के उम्मीदवार तो हैं ही, लेकिन कुछ और फैक्टर भी है। बीजेपी की बात करूं तो केशव प्रसाद मौर्य जी की इज्जत दांव पे है, बिल्कुल उनके लिए, क्योंकि उनकी इज्जत पे दांव लगाने के लिए ही सपा ने मौर्य समाज से उम्मीदवार उतारा है। तो वहीं अतीक का भूत भी यहाँ चुनाव में है, सिर्फ जिंदा लोग नहीं है, अतीक अहमद का भूत भी है चुनाव में, और वो कितना प्रभाव डालता है ये मायने रखता है। बड़ी वीआईपी सीट है, कभी नेहरू यहाँ से सांसद चुने गए बार बार, उसके बाद नेहरू की नान, नेहरू की वही नान जो मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और निकाह से पहले दिन बदल लिया था, और बाद में उन्हें वापस घिस मांझ के चमका के विजय लक्ष्मी पंडित बनाया गया, तो नेहरू की नान भी जीती। फिर कांग्रेस से छीना समाजवादी दिग्गज जनेश्वर मिश्रा जी ने, और तब से एक आधार है यहाँ, और उस आधार को फिर तोड़ा है केशव प्रसाद मौर्य ने। और अब मौर्य जी को उस जो अपना उन्होंने अस्तित्व वहाँ बनाया उसे बचाना है। कठिन है, लड़ाई तगड़ी होगी, लेकिन मुझे उम्मीद ये है कि मौर्य जी इस सीट को निकलवाने में कामयाब रहेंगे। इलाहाबाद, वैसे प्रयागराज कर दिया योगी बाबा ने, लेकिन चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उसमें भैया अभी भी इलाहाबाद है सीट का नाम। और इलाहाबाद को मैं उत्तर प्रदेश का वासेपुर कहता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला वासेपुर। गैंग्स ऑफ इलाहाबाद भी वासेपुर से रत्ती भर कमज़ोर स्क्रिप्ट नहीं है अगर कोई लिखता है और सिनेमा बनाता है। और इलाहाबाद की गैंग और इलाहाबाद की गैंग बार के जो रामाधीर सिंह हैं या रामाधीर सिंह रहे हैं, वो थे बाबू रेवती रमन सिंह, जो गुंडापन पा फूला फला, आशीर्वाद भी देते रहे, मिटाते भी रहे। तो अभी गठबंधन से बाबू साहब के बेटे मैदान में, वजनदार उम्मीदवार तो भाजपा को भी रखना था, तो उन्होंने अपने जो पुराने दिग्गज नेता रहे हैं केसरीनाथ त्रिपाठी जी, उनके बेटे नीरज को आगे किया मैदान में। अब वोट का गणित सीधा सीधा है, एक तरफ मुस्लिम यादव और राजपूत वोट का एक हिस्सा है, और दूसरी तरफ ब्राह्मण पटेल निषाद या नॉन यादव ओबीसी वोट का एक हिस्सा है। और फिलहाल जो जीत का गणित है वो भाजपा की तरफ है। वहाँ जो रेवती बाबू के बेटे हैं उनका पलड़ा हवा में है, और जो बजनीला पलड़ा है वो केसरीनाथ बाबू के बेटे का है। बाराबंकी, राज रानी देवी या राज रानी रावत को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। क्यों बनाया है मुझे नहीं पता, क्या सोच के बनाया है ये भाजपा का थिंक टैंक जाने, लेकिन ये बात सही है कि जिस तनुज पूनिया के सामने, कांग्रेस उम्मीदवार हैं तनुज पूनिया गठबंधन से, के सामने राजरानी हैं, वो उम्मीदवार बेहद मजबूत। और उत्तर प्रदेश की किसी सीट पर मुझे कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा चांस दिख रहे हैं तो वो ये सीट है बाराबंकी। बहुत करारा चुनाव होगा, और मुझे रत्ती भर आश्चर्य नहीं होगा अगर यहाँ से तनुज पूनिया जीतते हैं राजरानी रावत के खिलाफ। फैजाबाद, लल्लू सिंह दद्दू लल्लू सिंह फिर से मैदान में, लेकिन इस बार अलग लेवल पे हैं चीज़ें। फ्रेश चेहरा है सामने सपा से, और भले अयोध्या में राम मंदिर बना है, और एक उम्मीद की जानी चाहिए कि नहीं साहब, कम से कम जो अवध क्षेत्र है वहाँ तो उसका इम्पैक्ट हो, उसका असर हो। लेकिन सच कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं है कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में भी 1.5% हिंदू भी इस नाम पर वोट करेगा कि राम मंदिर बनवाया भाजपा। वो एक पगड़ी गिरने के बदले में जो बहुत सारी पगड़ियाँ 500 साल बाद सर पर विराजी हैं, लल्लू सिंह जी उसमें से कुछ फ़ायदा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, देखने वाली चीज़ होगी। मुकाबला कठिन है फैजाबाद सीट, और उम्मीद की जानी चाहिए कि वोटों के बंटवारे में लल्लू सिंह जी जीत जाएंगे, लेकिन बेहद कठिन मुकाबला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अम्बेडकर नगर, ये त्रिकोणीय सीट रही है, पैटर्न आप देखेंगे त्रिकोणीय सीट है, और अयोध्या विधानसभा जो है वो एक्चुअल में अम्बेडकर नगर सीट पर लगती है। और अयोध्या फैक्ट को
जाति गणित को ऐसे वैसे अगर मैं सबको जोड़ जाड़ के ही बैठूं तो अम्बेडकर नगर सीट पे भाजपा 40% वोटों तक पहुंचती है, 40-41%। ऐसे में अगर विपक्ष में वोट एकजुट होता है तो ये सीट जाएगी, लेकिन अगर विपक्ष में वोट बढ़ता है क्योंकि त्रिकोणीय रहती है अधिकतर ये सीट, तो अम्बेडकर नगर सीट निकालने में कामयाबी मिल सकती है। लेकिन संदेहास्पद है, इस सीट को मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली देख के नहीं चल पा रहा हूँ भाजपा के दृष्टिकोण से। बहराइच, एक तो बहराइच में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है, 35-36%। शहरी इलाकों में तो बहुत और भी अच्छी है। उसके बाद आप आ जाएं तो ये मुस्लिम जो वोट है वो इकट्ठा भी है, कोई टूटन भी नहीं है वोट। उसके आगे आ जाएं तो हिंदुओं के वोट में बंटवारा भी है। उससे और आगे बढ़ के हम बात करें तो भाजपा की यहाँ एक कमजोरी और है कि लगातार यहाँ पे भाजपा कभी कोई अच्छा प्रत्याशी दे नहीं पाई, हर बार प्रत्याशी बदलना पड़ता है, लोगों की नाराजगी होती है। तो यहाँ अब तक शायद लोगों को ढंग का प्रत्याशी नहीं मिला, इसीलिए उन्हें बार बार विपक्ष की तरफ मुड़ना पड़ता है। तो इस बार पैटर्न बदलेगा, ये पुनः ये सीट विपक्ष में जाएगी, ये 4 को पता चलेगा। लेकिन बेहद कठिन मुकाबले की सीट है। 4 जून को देखते हैं कि किस तरफ झुकती है। कैसरगंज में अभी बहुत कुछ तय होना है, सीट जीती जाएगी या हारी जाएगी, ये टिकट पर तय होना है। इसके साथ ही इसके आसपास की जो कुछ सीटें हैं उन पर भी इस सीट का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कैसरगंज पर अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। अगर टिकट वितरण सही हुआ कैसरगंज सीट जीती जाएगी और आसपास की सीटों पर भी उसका सुनिश्चित प्रभाव होगा। श्रावस्ती, साकेत मिश्रा जी हैं उम्मीदवार, बेहद उच्च शिक्षित, बहुत अच्छे पढ़े हुए और बेहद योग्य। ये सीट भी बड़ी पुरातन है, ये सीट भी बड़ी ऐतिहासिक है और इस सीट पर प्रत्याशी भी अच्छा दिया है। कम से कम जब ऐसे प्रत्याशी सामने हों तो मुझे लगता है कि जनता को जाति इत्यादि के फेर में ना पड़ के एक योग्य और अच्छे व्यक्ति को चुन के संसद भेजना ही चाहिए। एक स्वस्थ परंपरा की यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि लोग बाकी सारी चीज़ें किनारे रख के सिर्फ अच्छे प्रत्याशी को वोट दें। साकेत मिश्रा फिलहाल किसी भी तरह के संकट में नज़र नहीं आ रहे हैं, मुकाबला तो होगा। लेकिन श्रावस्ती सीट जो पिछली बार बेहद थोड़े डिफरेंस से हार गए, 5000 कुछ वोटों से यहाँ हार मिली थी और 17,000 से ज़्यादा वोट नोटा में चले गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि मिश्रा जी लीड लेंगे और अच्छी लीड लेंगे। और संकेत भी फिलहाल जो सीट के हैं वो यही हैं कि लीड मिलने जा रही है। गोंडा में श्रेया वर्मा को उतार के हालांकि अखिलेश यादव ने मुकाबला फंसाने का प्रयत्न किया है, पर मुझे लग नहीं रहा कि श्रेया यादव उतना इम्पैक्ट कर पाएंगी। हालांकि हमेशा से परिवर्तनशील सीट रही है गोंडा भी, बैनी बाबू की सीट रही, उससे पहले भी यहाँ से कई दिग्गज रहे राजनीति में। लेकिन फिर भी इस बार अगर मैं देख रहा हूँ तो लोग बाग बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं श्रेया वर्मा से, लेकिन मैं नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि ज़मीन पे श्रेया वर्मा मुझे उतनी मजबूत नज़र आ नहीं रही। कीर्तिवर्धन सिंह जी को तीसरी बार जीतने से श्रेया वर्मा रोक पाएंगे, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। डुमरियागंज सीट पे मुस्लिम ब्राह्मण कॉम्बो बना के जगदम्बिका पाल जी को घेरने का प्रयत्न है सपा का, लेकिन आसार इस बात के कम है कि घेरा कस पाएगा। बड़े नेता हैं, क्षेत्र पर पकड़ रखते हैं, मौसम भी अनुकूल है, तो डुमरियागंज सीट तो भाई भगवा खेमे में है। तो ये जो सीटें हैं आपकी, ये जो 17 सीटें हैं बुंदेलखंड, अवध और थोड़ी सी पूर्व की तरफ बढ़ते हुए, इनका ये हाल था। तो जो आज की 17 सीटें हमारी हैं जिन पर हमने बात की, उन 17 में से जो आज की 17 सीटें हैं जिन पर हमने बात की, उन 17 में से 12 सीटें वो हैं जिन पर परिणाम लगभग सुनिश्चित है कि भाजपा के खेमे में, भगवा खेमे में वो सीटें आएंगी। बाकी बची सीटों पर करीबी मुकाबला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हार रहे हैं, लेकिन मुकाबला कठिन है। तो इनमें से कुछ सीटें निश्चित ही इंडी गठबंधन के खेमे की तरफ जाएंगी और कुछ इधर भी आएंगी। लेकिन 12 सीटें वो हैं कि जहाँ बढ़त स्पष्ट है, जहाँ जीतने में कोई दिक्कत नहीं है। और अब तक पहले 43, अब ये 17 सीटें लाके जो हमने 60 सीटों पर बात की है कुल, उन 60 सीटों में 47 सीटें ऐसी हैं जिन पर भाजपा स्पष्ट बढ़त लिए हुए है, कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है।
कोई बट नहीं है। 60 सीटों में से 47 सीटों पर स्पष्ट बढ़त भगवा खेमे की है। बाकी की जो 20 सीटें हैं उन पर भी बात करते हैं, तब तक राम।